अब्दुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CISSP डोमेन 5। और डोमेन 5 क्या है? डोमेन 5 है, एक मिनट में ज़रा देखूँ। डोमेन 5 आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ठीक है ना। और इसके मैं जो है ना 6 पार्ट रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। मैं आज जो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो 7th पार्ट है। और ये होगा स्टार्ट पॉइंट नंबर 41 से। मैंने 6 पार्ट को पॉइंट नंबर 40 पे फिनिश किया था और मैं 7th को स्टार्ट कर रही हूँ पॉइंट नंबर 41 ना। इंशाल्लाह ताला ये भी हमारा फिनिश होने को है। शायद ये और इसके अलावा 2 और पार्ट हों, या फिर ये और इसके अलावा सिर्फ एक और पार्ट हो ना। फिर से दोहराऊंगी कि प्लीज़ है ना, जितने ब्लू हाइलाइट्स हैं उन वो एक्रोनिम्स हैं और उनके फ्लैश कार्ड बना लीजिए और उन्हें याद कर लीजिए। और इसके अलावा जो है ना, नोट्स देखे बगैर लेक्चर ना सुनना, वरना आप लॉस्ट हो जाओगे, आपको कोई बात समझ में आएगी नहीं ना। तो चले पॉइंट नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 41 क्या है? मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स बचेस MAC। दिस मॉडल रिलाइज ऑन द यूज ऑफ क्लासिफिकेशन लेबल ना। हमने पिछले डोमेन्स में पढ़ा था कि जितने भी होते हैं डेटा पर है ना, क्लासिफिकेशन लेबल्स लगते हैं कि भाई ये सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, क्या है, कॉन्फिडेंशियल है, क्या है ना। ये वही प्रिटी मच वही चीज़ रिपीट हो रही है ना। तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ईच क्लासिफिकेशन लेबल रिप्रेजेंट्स a security domain or realm of security. Subjects are only able to access object with the secret label when they have a matching secret label. अगर उन्हें वो secret label की privilege दी गई है देखने की, तो ही वो देख सकते हैं। For example, the US military uses the labels top secret, secret and confidential to classify data. वो इस तरह से अपने डेटा को क्लासिफाई करते हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। द मैक मॉडल इज़ ऑफन रेफर टू एन लेटेस्ट बेस मॉडल ना। मैक मॉडल हैज़ 3 टाइप ऑफ एनवायरनमेंट ना। हायरार्किकल एनवायरनमेंट, हायरार्किकल यानी हायर लेवल, हाई एंड, relates various classification labels in an ordered structure from low security to medium security to high security, such as confidential, secret and top secret respectively ना। इनके labels लगते हैं, ठीक है। फिर आता है compartmentalized environment ना, ठीक है। देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन वन सिक्योरिटी डोमेन एंड अनदर। ईच डोमेन रिप्रेजेंट अ सेपरेट आइसोलेटेड कंपार्टमेंट। फिर कंपार्टमेंट की भी क्लासिफिकेशन होती है। फिर हाइब्रिड इन्वायरमेंट होता है, combines both hierarchical and compartmentalized concept। दोनों से मिलकर ये हाइब्रिड एनवायरनमेंट बनता है। सो दैट ईच hierarchical level may contain numerous subdivisions that are isolated from the rest of the security domain ना। isolated कर दिया जाता है, जो टॉप सीक्रेट डेटाज होते हैं ना, उन्हें भी isolated एक दूसरे से कर दिया जाता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 42, रिस्क बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ना। रिस्क बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इज रिलेटिवली न्यू एंड द इम्प्लीमेंटेशन कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स ना, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, समझने में देर लगती है। इसके 3 पॉइंट है, द इन्वायरमेंट, द सिचुएशन एंड द सिक्योरिटी पॉलिसी। इन्वायरमेंट है इसका, क्या इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, सिचुएशन कैसी है, और इसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेनिंग पेशेंट्स इंफॉर्मेशन एंड यूज बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स। Doctor, nurses and other working in the emergency room of a hospital need access to this data for any patient who shows up in the ER, जो emergency room में आता है कोई भी। In this scenario, the environment in the
ER and the situation is a medical emergency. Security policies will likely consider this a low risk and grant full access to patient data to doctors and nurses. अमेरिका में ख़ास तौर पर है ना पेशेंट्स का जो बीमारी उसको क्या है, किस तरह से उसकी हिस्ट्री रही है, ये बहुत सब चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ये किसी और को नहीं बताई जा सकती। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा आता है इमरजेंसी रूम के अंदर, उसकी हालत ख़राब है, तो लाजमी है कि डॉक्टर्स और नर्सिस को देना ही पड़ेगा उसका डेटा, क्योंकि अदरवाइज़ वो उसका इलाज कैसे करेंगे, क्योंकि अब ज़िंदगी और मौत की बात आ जाती है ना। तो ER कंसिडर होता है, ER कहते ही इमरजेंसी रूम इसलिए उसको कहते हैं कि वहाँ पे सीरियस पेशेंट ही आते हैं ना। तो फिर है ना डॉक्टर्स और नर्सिस को दिया जाता है। हालांकि सब पेशेंट्स का जो डेटा होता है बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन इस सिचुएशन में जो है ना ये सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई होगी जो लो रिस्क पे होगी, और फ़ौरन उनको पेशेंट का डेटा देना ज़रूरी हो जाता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 43, इम्प्लीमेंटेशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स ना, सिंप्लीफाई द मैनेजमेंट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑन द इंटरनेट एंड इंटरनल नेटवर्क, सिंपल। फिर आता है पॉइंट नंबर 44, इम्प्लीमेंटिंग SSO जो सिंगल साइन ऑन द इंटरनेट है। हमने पढ़ा था ना कि सिंगल साइन ऑन होता है, फिर हर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए लोगों को और कुछ करना पड़ता है, तो हम SSO को पढ़ चुके हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंट करना ना सिंगल साइन ऑन को ना, बियॉन्ड फेडरेटेड आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमने पढ़ा था ना, कि वो फेडरेटेड आइडेंटिटी एक बन जाती है, फिर बंदे को सिर्फ एक ही टाइम साइन इन करना पड़ता है, हर रिसोर्स के लिए बार बार उसे साइन नहीं करना पड़ता है। मैनी साइट सपोर्ट SSO टू सिंप्लीफाई द यूज़र्स एक्सपीरियंस। लाजमी है, बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इसलिए SSO का जो है ना इसको इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस ना स्मूथ रहे। दे ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू यूज़र्स बाय इंश्योरिंग देयर क्रेडेंशियल ऑन वन साइड और नॉट शेयर्ड विद अदर साइड ना। वो लिखा होता है ना कि हम आपकी इंफॉर्मेशन, अक्सर आप देखिएगा लिखा होता है कि हम आपकी मतलब इंफॉर्मेशन किसी और से शेयर नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर आता है 45, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ना, goes beyond describing how to display the data by actually describing the data. Database from multiple vendors can import and export data to and from an XML format, making XML a common language used to exchange information. इसे सिक्योर किस तरह से बनाते हैं, डेटा जब ट्रांसफ़र होता है या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, XML जो है ना, जो एक लैंग्वेज है उसके थ्रू होती है। ठीक है, फिर आता है पॉइंट नंबर 46, SAML सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज, ये भी एक लैंग्वेज है, इज़ एन ओपन XML बेस्ड स्टैंडर्ड कॉमनली यूज टू एक्सचेंज ऑथेंटिकेशन एंड अथोराइजेशन इंफॉर्मेशन बिटवीन फेडरेटेड ऑर्गेनाइजेशन। जो फेडरल की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके लिए ये यूज़ होती है लैंग्वेज ना। इट प्रोवाइड SSO कैपेबिलिटी फॉर ब्राउज़र एक्सेस, इसमें भी सिंगल साइन ऑन होता है। फिर आता है पॉइंट नंबर 47, OO 2.0 इम्प्लाइंग ओपन अथोराइजेशन is an authorization framework described in RFC 6749, RFC भी हम पढ़ चुके हैं, and maintained by the Internet Engineering Task Force IETF. Many companies on the internet use it to share account information and third party website ना। ठीक है ना, इस बहुत सारी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं अकाउंट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए और थर्ड पार्टी की वेबसाइट भी ना। OAuth इज़ एन ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क नॉट एन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल ना। ऑथराइज करता है, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है इसमें। इट एक्सचेंज API मैसेजेस एंड यूजेज अ टोकन टू शो दैट एक्सेस इज़ ऑथराइज। ठीक है,
फिर है ना आता है पॉइंट नंबर 48, ओपन आईडी. When users go to an open ID in enable website, also known as relying party, they are prompted to provide their open ID identity as a URL. ठीक है. द ओपन ID enable website and an open ID provider exchange data and create a secure channel बनाता है वो. The use is then redirected to the open ID provider and is prompted to provide the password. If correct, the user is redirected back to OpenID enable site. वो password को जो है ना वो करता है और फिर अगर पासवर्ड सही है और यूज़र का ही है, ऑथेंटिक यूज़र का ही है, तो फिर जो है ना ओपन आईडी इनेबल साइट होती है ना, रीडायरेक्ट करती है. पॉइंट नंबर 49, OIDC ओपन आईडी कनेक्ट. ठीक है, इज़ एन ऑथेंटिकेशन लेयर यूजिंग द OO 2.0 ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क. It builds on the technology created with OpenID but uses a JavaScript object notation, JSON, web token, JWT, also call an ID token. टोकन्स पे भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है. अब पॉइंट नंबर 50 आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग एक्सेस कंट्रोल अटैक्स. वन ऑफ द गोल्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल इज़ टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. अच्छा, अब आता है क्रैकर्स. आर malicious individual who are intent on waging an attack against a person or a system. They attempt to check the security of the system to exploit it, and they are typically motivated by greed, power, or recognition. Their action can result in loss of property such as data and intellectual property. ठीक है, ये जो है ना क्रैकर का जो अटैक होता है, डिसेबल सिस्टम कर देता है, कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी करता है, नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन आ जाती हैं, लॉस ऑफ मार्केट शेयर हो जाता है, रिड्यूस प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉस प्रोडक्टिविटी. ठीक है ना, सब चीज़ों को मेस्ड अप कर देता है ऑलमोस्ट. In many situations, crackers are simply criminals. Hackers in 1970s and 80s, hackers were defined as technology enthusiasts with no malicious intent. However, the media now uses the term hacker in place of cracker. Its use it so widespread that the definition has changed now. ठीक है ना. ये इसके बारे में है. एक हैक होता है जिसे क्रैकर्स कहा जाता है. ठीक है, मैं है ना पार्ट नंबर 7 को पॉइंट नंबर 50 पे फिनिश करती हूँ इंशाल्लाह, और है ना मैं पार्ट 8 को जो है ना पॉइंट नंबर 51 पे इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगी. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अस्सलाम वालेकुम.